नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारा 10,000 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का अगला लेक्चर है। ये सीरीज़ सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे एग्ज़ाम हो या बैंकिंग या दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। इस वीडियो में हमने लूसेंट खासकर से और बाकी सभी इम्पोर्टेंट बुक से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर्स बैंक्स वॉस हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? इसका सही आंसर है रवि। हड़प्पा जो है रवि नदी है उसके तट पर स्थित था। और हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का खुद उत्खनन किया दयाराम साहनी ने और ये वर्ष 1921 में किया। तो हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन द ईयर 1921। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में किया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ एंड डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेच्यू वॉज फाउंड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। महान स्नानागार और नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में पाई गई थी? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ पाया गया था और डांसिंग गर्ल का ब्रोंज का स्टैच्यू या कांसे की प्रतिमा नृत्य करती हुई लड़की की पाई गई थी। और जैसे हड़प्पा का एक्सकेवेशन 1921 में हुआ था दयाराम साहनी द्वारा, ऐसे ही मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन जो है 1922 में हुआ, एक साल बाद, और इसका उत्खनन किया आर.डी. बैनर्जी ने। तो मोहनजोदाड़ो वॉज एक्सकेवेटेड बाय आर.डी. बैनर्जी इन द ईयर 1922। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉफिन ब्यूरियल्स वॉज फाउंड इन विच ओनली हड़प्पन साइट। ताबूत के दफन किस एकमात्र हड़प्पा स्थल में पाए गए थे? इसका सही आंसर है हड़प्पा। जो मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है उन्हें हड़प्पन साइट के नाम से जाना जाता है, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, लोथल हो और रोपर हो, इन सबको हड़प्पन साइट के नाम से ही जाना जाता है। तो हड़प्पा में ताबूत के दफन या कॉफिन ब्यूरियल्स भी पाए गए थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ईयर 2000। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि सारे गांव में पक्की सड़क बनवाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो वर्ष 1766 से 1769, 1766 से 69 के बीच में हुआ था। और इसमें ये जो युद्ध है वो मैसूर की तरफ से हैदर अली थे और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि की गई थी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1766 से 1769 के बीच में लड़ा गया था और ये हैदर अली जो मैसूर के थे और ब्रिटिशर्स उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली विजयी हुए थे और इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड आफ्टर विच एंग्लो मैसूर वॉर। मैंगलोर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? इसका सही आंसर है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर या द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, जिसमें युद्ध की शुरुआत तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में या अंग्रेज़ों के बीच में ही हुई थी, लेकिन 1782 में
युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इन द ईयर 1782। उसके बाद हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई और 1784 तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया था, जिसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर की ट्रीटी साइन की गई, जिसे हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी मार्क्ड द एंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? किस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ? सबसे पहले जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1790 से 1792 के बीच में हुआ और इसके बाद इसमें मैसूर की हार हो गई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था, टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी और ये ट्रीटी साइन हुई थी। टीपू सुल्तान मैसूर की साइड से थे और अंग्रेज़ों के साइड से कॉर्नवालिस थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू गॉट डिफीटेड एंड किल्ड इन विच एंग्लो मैसूर वॉर? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और मारा गया? इसका सही आंसर है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध जो है 1798-1799 में हुआ था और इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए थे और पराजित हो गए थे और ये आखिरी इसी तरीके से एंग्लो मैसूर युद्ध था, फोर्थ। और इसमें टीपू सुल्तान के पराजित होने के बाद मैसूर ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की। मैसूर एंटर्ड इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? इसका सही आंसर है पार्ट 18 या भाग 18। तो जो पार्ट 18 या भाग 18 है हमारा, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस कंटेन्ड हैं या आपातकालीन प्रावधान उसी पार्ट 18 में या भाग 18 में निहित हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां निर्धारित की गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, जिसमें से एक होता है इंटरनल इमरजेंसी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 जो है हमारे संविधान का, उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार डिक्लेयर की गई है। सबसे पहले 1962 में की गई थी जब हमारा युद्ध चाइना से हो रहा था। उसके बाद 1971 में की गई थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और एक बार 1975 में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी जो इंदिरा गांधी जी ने की थी आंतरिक अशांति के लिए। तो इस तरीके से 3 बार इंटरनल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे यहाँ डिक्लेयर की। 2 बार एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे 1962 में चाइना के साथ युद्ध में, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन अंडर आर्टिकल 352? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया? इसका सही आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ था। तो जो 44वां संवैधानिक संशोधन था उसमें पहले जो आंतरिक अशांति शब्द आता था अनुच्छेद 352 में, तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया गया या इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज अदरवाइज कॉल्ड एस? अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को अन्यथा क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। जब भी स्टेट में कोई इमरजेंसी लगती है
या इसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार बहुत बार अलग अलग राज्यों में लगा दी जाती है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका सही आंसर है आर्टिकल 360 या अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है और ये याद रखिए, हमारे देश में आज तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है या कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े? इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इस कारण से जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 42वां संशोधन अधिनियम है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं और ये वर्ष 1976 में किया गया था। इस अमेंडमेंट के पहले प्रीएम्बल में इंडिया को सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन in 1985 through which constitutional amendment act। दल बदल विरोधी कानून 1985 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में डाला गया था? इसका सही आंसर है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया और ये 1985 में आया और इसे संविधान के 10th शेड्यूल में रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है? इसका सही आंसर है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। और ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है सवाल ये। हमारा अगला सवाल है, ग्रे रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। धूसर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर है फर्टिलाइजर्स या उर्वरक। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स या उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन को हिंदी में धूसर क्रांति भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में से आपको कुछ भी एक ऑप्शन मिलेगा पेपर में, पिंक रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति में। या तो ऑप्शन में आएगा अनियन प्रोडक्शन या प्याज के उत्पादन, या दूसरा आएगा फार्मास्यूटिकल्स या दवाइयों का संबंध भी पिंक रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति से है और प्याज का उत्पादन भी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड रेवोल्यूशन या लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसमें भी पेपर में से दो ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन आएगा आपके पास, या तो मीट के प्रोडक्शन से, मांस के उत्पादन से, या फिर टोमेटो प्रोडक्शन से, टमाटर के उत्पादन से। तो देखिएगा, रेड रेवोल्यूशन में या तो मीट या टोमेटो, इन दोनों में से कुछ एक ऑप्शन आएगा। ऐसे पिंक रेवोल्यूशन में या तो अनियन या फार्मास्यूटिकल्स, प्याज या दवाइयों में से कुछ एक ऑप्शन आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर होगा एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन या पोल्ट्री का उत्पादन। पोल्ट्री क्या होता है? जो हम मुर्गी करते हैं ना फार्म में, उसे हम पोल्ट्री बोलते हैं। बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, तो एग के प्रोडक्शन, अंडा के उत्पादन से, या पोल्ट्री प्रोडक्शन
या पोल्ट्री के उत्पादन का संबंध रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन से है। ये तो हो गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। अगर पूछ लिया जाए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, तो फाइबर हम जानते हैं रेशा, तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध जो है वो कॉटन से होता है, कॉटन यानी कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फियर या शोभमंडल। ट्रोपोस्फियर या शोभमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत या लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी लेयर हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर हैं। वायुमंडल में टोटल 5 लेयर हैं या 5 परतें हैं। जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो ज़मीन से लेके 11 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक रहती है। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट 0 से 10 किलोमीटर या 0 से 11 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को हम हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। जैसे सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर था 0 से 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहता है और यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है हमें हार्मफुल रेस या ऑफ द सन से बचाती है, यानी सूरज की जो नुकसान करने वाली किरणें होती हैं उनसे बचाव हमारा ओजोन लेयर ही करता है। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसमें बनता है कि जो कॉमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं, जो हवाई जहाज़ होते हैं, वो फ्लाई करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर में। कॉमर्शियल एयरप्लेन्स या जो हवाई जहाज़ होते हैं कौन से लेयर में फ्लाई करते हैं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो इसका आंसर भी स्ट्रेटोस्फियर ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसका सही आंसर है मीसोस्फियर। मीसोस्फियर जो है नीचे से चलते हैं तो तीसरी लेयर होती है। सबसे नीचे थी ट्रोपोस्फियर, फिर था स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, और ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैली होती है। तो मीसोस्फियर जो होती है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है थर्मोस्फियर या बाह्य वायुमंडल। थर्मोस्फियर जो है चौथी लेयर होती है नीचे से, और 85 से 800 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर फैली रहती है। थर्मोस्फियर में ही आयंस पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? इसका सही आंसर है थर्मोस्फियर या बाह्य वायुमंडल। अब ये थर्मोस्फियर को हम आयोनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आयोनोस्फियर को हिंदी में शायद आयन को यौन बोलते हैं, तो इसलिए जानते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्मेस्ट लेयर है, हमने पिछले सवाल में देखा बहुत ज़्यादा गर्म लेयर है ये। तो इसमें क्या होता है ना, अलग अलग आयन्स टूटे जाते हैं या अणु टूटे जाते हैं, और ये जो आयन होते हैं या योड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं। और इसमें जब रेडियो तरंगें टकराती हैं इन आयन्स से, तो वो अर्थ में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, अर्थ की तरफ वापस आती हैं धरती की तरफ, और इस कारण ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स होता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? इसका सही आंसर है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। तो एक्सोस्फियर जो है वो 800 किलोमीटर और उसके ऊपर जो है वो सब एक्सोस्फियर है, और एक्सोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की सबसे आखिरी परत होती है या सबसे बाहरी परत होती है। इसी तरह दोस्तों हमारी लेक्चर सीरीज़ का एक और लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब कभी भी नया वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। थैंक यू, एन्जॉय लर्निंग विद अस।